So, how many of you wants to be a counselor in a court but don't know how to start the journey? Today, we help you to solve your problems and clarify your path on career queries. So, today we have with us Surbhi Singh ma'am, who is a family welfare expert and serve as a chief counselor in a family court. So, hi Surbhi ma'am, how are you? Very well. Okay, ma'am. So, ma'am, first of all, what are the qualifications needed for this career? अ, इसके लिए कुछ ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता नहीं है। Hmm. आप एमए अगर आपने एमए सोशियोलॉजी से किया है, Okay, तो उसके बाद आप काउंसलिंग की डिग्री ले सकते हैं okay, और उसके बाद अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। okay. और लेकिन बाकी इसके बाद बहुत से इसमें फैल जाता है, एरिया बढ़ जाता है इसका। Hmm. काउंसलिंग में भी आप करियर काउंसलिंग चूज़ कर रहे हैं Hmm. या आप मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग कर रहे हैं, Okay, आप चाइल्ड काउंसलिंग पे जा रहे हैं, okay. वो डिपेंड करता है आपकी जैसे आपने एमएस साइकोलॉजी से किया है, उसके हाँ जी। बाद आप एलिजिबल हैं, आप 2-3 टर्म्स में कर सकते हैं। ठीक है। वो आपकी इच्छा है, आप किसमें करना चाहेंगे, मगर आपके पास ऑप्शन खुले हो जाते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ़ सोशियोलॉजी से कर रहे हैं, हुँ, तो वो बहुत एक लिमिटेड सा हो जाता है कि आप ज़्यादा आपके ब्रांचेज़ खुले नहीं हैं, हुँ, तो हुँ। ऑप्शनल नहीं हो पाता है वो। ओके। उसमें बहुत लिमिटेड एरिया हो पाता तो है। आपने एमए सोशियोलॉजी में आपने किया? मैंने स्टार्ट एक्चुअली एमए सोशियोलॉजी से किया, ओके, फिर मैंने एमए साइकोलॉजी किया, ओके, फिर उसके बाद मैंने काउंसलिंग की डिग्री ली। ओके, दैट देन आई स्टार्टेड काउंसलिंग। ओके। सो मैम एमए सोशियोलॉजी से नहीं हम डायरेक्टली काउंसलिंग में आ सकते हैं? कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसके लिए आपको बहुत लार्ज एरिया नहीं मिलेगा काउंसलिंग के लिए। ओके। जैसे अभी आपने बोला काउंसलिंग की डिग्री के बाद हम करियर हुँ, काउंसलिंग भी कर सकते हैं और बिल्कुल, कहीं पे भी काउंसलिंग कर सकते बिल्कुल। हैं। बट अगर एमए सोशियोलॉजी सिर्फ की है तो आप बहुत लिमिटेड आपको एरिया मिलता है। हुँ, जैसे आप किसी एनजीओ के साथ काउंसलिंग कर सकते हैं। ओके, आप स्कूल में एज़ अ काउंसलर अपॉइंट हो सकते हैं। ओके, आपके पास बहुत लिमिटेड एरिया होता है फिर। ओके। बट अगर आपने उसमें ही आपने डिग्री जी। काउंसलिंग ओके मैम। सो मैम व्हाट आर द एग्जाम्स दैट यू आर क्वालिफाइड? अब आप फैमिली कोर्ट में हो, हुँ। चीफ काउंसलर हो, तो आपने कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई किए होंगे आफ्टर आपने काउंसलिंग की डिग्री ली वो एक्चुअली इस चीज़ में मैं अपने आप को सर्टेनली बहुत लकी मानती हूँ कि हुँ, मुझे इसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े। ओके, क्योंकि मैं जब काउंसलिंग की डिग्री ले रही थी, तो मुझे कुछ अपने थीसिस जमा कराने थे, सब कुछ होता है। हुँ, हुँ, तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हुँ, सेवा के तौर पर काउंसलिंग स्टार्ट करी थी हुँ, एसएसपी ऑफिस पुलिस लाइन सहारनपुर में। ओके, आज भी वहाँ अपनी सेवाएं दे रही हूँ। हुँ, लेकिन वहाँ पे करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि काम की जानकारी मिल जाए थोड़ी। ओके, लेकिन करते 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 एहसास हुआ हुँ, कि नहीं, हुँ, आई थिंक मुझे इसमें ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। ओके, और उसके बाद मैंने कोर्ट में अप्रोच किया। हुँ, फिर एक रिटन एग्ज़ाम हुआ जो क्वालिफ़ाई बेस ही होता है, अपना क्वालिफ़ाइंग एग्ज़ाम होता है, ज़्यादा वो टिपिकल नहीं होता है। ओके। और उसके बाद आई एम हियर। ओके मैम। सो मैम आपने बोला कि टिपिकल एग्जाम ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी उसका कुछ कोर्स, कुछ सिलेबस ऐसे होता होगा। आपने एकदम से एग्जाम दिया या आपको किसी ने गाइड किया होगा कि ऐसे नहीं, एग्जाम्स होते गाइड कुछ नहीं था उसमें। एक जो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, तो कुछ ना कुछ उसका क्राइटेरिया होता है। हुँ, हुँ। तो जो क्राइटेरिया एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के लिए होता है, वही वो क्राइटेरिया था। काउंसलिंग से रिलेटेड ही उसका हाँ, कोर्स था। बस वही था। हुँ, हुँ। जो मेरी क्वालिफ़िकेशन थी, मेरी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे सब, ओके। उसी का आंसर था। हुँ। मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुआ। ओके मैम। मैम सो जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में आते हो तो इन इन चीज़ों की जनरली इस वाले जो करियर की हमें जनरली से इतनी जल्दी नॉलेज या हमें सुनने में नहीं आता। तो वो कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे जहाँ से हमें इनके बारे में पता चले कि हाँ, अब यहाँ पर वैकेंसी निकली है, अब यहाँ पर चीफ काउंसलर की या फिर काउंसलर की वैकेंसी है, वो चीज़ें कैसे पता करेंगे हम? एक्चुअली गवर्नमेंट अभी तक इस चीज़ के ऊपर इतना वर्क नहीं कर पाई है। हुँ, प्राइवेट सेक्टर में तो हर एमएनसी में, हर स्कूल कॉलेजेस में काउंसलर कंपल्सरी हैं। हुँ, काउंसलर कंपल्सरी, साइकोलॉजिकल काउंसलर बहुत ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि वर्कलोड हैंडल करना बहुत हुँ, दिक्कत वाली बात है हुँ, और प्रेशर में सुसाइड बहुत होती है। ट्रू। तो इसलिए काउंसलर मस्ट होते हैं, लेकिन हुँ, वही चीज़ है, हुँ, क्योंकि काउंसलर्स का ही इतनी कमी है, हुँ। तो वो वैकेंसी निकालते ही नहीं हैं। उसका उनको नीड ही शायद शायद महसूस नहीं होती है अब। हुँ, हुँ, हुँ। अ,
सेम चीज गवर्नमेंट जॉब्स में भी है। आप मस्ट तो सब जगह होना, मेरा तो मानना एज ए काउंसलर यही है कि हर विभाग में एक काउंसलर जरूर होना चाहिए, क्योंकि वर्क प्रेशर तो हर जगह है ना, वर्क प्रेशर हर जगह, फैमिली प्रेशर हर जगह है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में चले जाइए, मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी फैमिली से अलग रह रहे होते हैं। ट्रू। क्योंकि वो ट्रांसफरेबल जॉब में अगर हैं तो वो प्रॉब्लम में आते हैं, और फैमिली भी देख रहे हैं, जॉब भी देख रहे हैं, अपने अधिकारियों का प्रेशर भी झेलना है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा टफ पड़ती हैं। तो मेरा मानना यही है कि हर विभाग में काउंसलर जरूर होना चाहिए, प्लस अगर नहीं आप कर सकते हैं तो कम से कम समय समय पे अपने स्टाफ की काउंसलिंग करवाते रहनी चाहिए। ओके मैम, काउंसलिंग ही इम्पोर्टेंट है, बट मेरी नजर में तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे से लेके बड़े तक आप ये सोच लीजिए, आज की तारीख में एक छोटे से बच्चे को भी ये टेंशन होती है कि मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे इतना भारी बैग उठा के जाना है, तो ट्यूशन जाना है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तो टेंशन तो बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक है। बस समझने का फर्क है, नजरिया। अब जैसे जैसे समाज हाईटेक हो रहा है, उस हिसाब से फैमिली में दूरियां भी तो बढ़ रही है ना। ट्रू, लोनलीनेस लोग बहुत फील करते हैं। इसीलिए काउंसलिंग होना मेरे हिसाब से हर फील्ड में बहुत जरूरी है, हर घर में होना जरूरी है। ओके मैम, सो इस जॉब में आप किस टाइप का वर्क आप करते हो, या आप किस तरह का, जब हम इसको एज अ करियर चूज कर रहे हैं तो किस तरह का हमें वर्क करना पड़ता है? देखिए, जब मैंने एमए साइकोलॉजी से करी थी, उसके बाद ही मुझे एहसास हो गया था कि मुझे इसी फील्ड को अपना प्रोफेशन बनाना है। तो मैंने अपना काउंसलिंग की जो डिग्री ली थी, वो मैंने मैरिज एंड चाइल्ड काउंसलिंग में ली थी। इसीलिए क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट बहुत पड़ रहे हैं। मैरिज एंड फैमिली चाइल्ड काउंसलिंग में हमें, आज जिस फील्ड में हूँ मैं इसी वजह से हूँ, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली यही एक डिग्री ली है। क्योंकि आप ये देखिए, बच्चों के अलग समस्याएं हैं, मैरिज में अलग समस्याएं हैं, पूरी फैमिली में देखें अलग समस्या, और अब बढ़ती जा रही है, और वो अब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। और फैमिली काउंसलिंग ऐसी चीज है जिसमें आपको सारी समस्याओं मिलेंगी, छोटे से बड़े तक की समस्याएं मिलती हैं, का समाधान उन्हीं के पास मिलता है। फर्क इतना है कि उन्हें पता नहीं होता, आप उसे इनिशिएट करा दे, बस इतना सा काम है। कोई भी फैमिली सिर्फ ये चाहती है कि हमारी मन की बात कोई सुने। वो बात जब अपने मन की कह देते हैं, मन ऑटोमेटिकली इंसान अपने आप को बहुत हल्का फील करता है। जब अपने मन की बात कह देता है तो सामने वाले की बात सुनने के लिए भी वो तैयार होता है। तो ये ही सिर्फ काम है काउंसलिंग करना, और जितना सुनने में आसान लगता है उतना टफ पड़ता है। हाँ, आई वॉज थिंकिंग, मेरा ये भी क्वेश्चन है कि जब आप डिस्प्यूट से आप सुन रहे हो अपने काम में, तो एक टाइम पे ऐसा भी होता होगा, कभी कभार आप कनेक्टेड ही हो गए क्लाइंट से, आपका भी दिमाग में वो स्ट्रेस चल रहा है, अरे उसके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा। स्टार्टिंग में तो बहुत होता था कि आप इमोशनली कनेक्टेड हो, इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाते थे। कई बार मेरे सामने ऐसी फाइल्स आई हैं जहाँ वाइफ डाइवोर्स लेना नहीं चाह रही है, और हस्बैंड जिद पड़ा हुआ है कि नहीं, हमें डाइवोर्स करना ही है, करना ही है। जिस टाइम वाइफ साइन करती है डाइवोर्स के लिए, उसके हाथ बहुत शेक करते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं अंदर बैठ जाती है। बहुत से मैटर ऐसे आते हैं, बच्चों को जब देखते हैं तब बहुत दिल में फील होता है कि आप बच्चों के फ्यूचर की सैक्रिफाइस कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। बस समस्या सिर्फ ये आती है कि हमारा हर प्रयास ये होता है कि बच्चों का फ्यूचर सैक्रिफाइस ना हो। ठीक है, आप मैरिड हैं, शादी आपने अपनी मर्जी से करी है, आप एडल्ट हैं, आप डाइवोर्स भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बच्चे भी तो आपकी मर्जी से ही हुए थे। वो क्यों सफर करें? उनके सफर करने का क्या कारण है? एक बच्चे के लिए जो माँ बाप कर देंगे वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, ना स्टेप मदर ना स्टेप फादर, कोई नहीं कर सकता। वही चीज हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो मैम, जैसे आजकल फैमिली डिस्प्यूट्स बढ़ भी गए हैं, आप भी ये खुद विटनेस करते ही हो, तो फैमिली डिस्प्यूट्स इतने बढ़ गए हैं, उसका कोई पर्टिकुलर रीजन? कि आजकल लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ईगो क्लैश होने लगा है, और क्योंकि अब फेमिनिज्म भी बढ़ गया है तो गर्ल्स भी अब करती हैं, तो नाउ दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समबडी, तो अब उनका भी अपना एक ईगो है,
तो क्या वो एक इशू है, और या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स का कुछ और ही रीजन है और फिर इतने डाइवोर्सेस या फिर नए नए रिलेशनशिप्स में हमें दिक्कतें देखने के लिए मिलती है? देखिए, फेमिनिज्म वाली बात तो ये है, हम इंडिया में हैं, यहाँ पे राजकुमारियों ने राज किया है। रानी लक्ष्मीबाई आपके पास एग्जाम्पल है इस चीज का, अहिल्याबाई होलकर आपके पास इस चीज का एग्जाम्पल है। ट्रू। तो फेमिनिज्म तो मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसा कुछ है। मेरा मानना ये है, न्यूक्लियर फैमिली इस चीज की सबसे बड़ी जिम्मेदार है। ओके। न्यूक्लियर फैमिली इसलिए क्योंकि आप आज से 20 साल पहले जाओ, उस चीज को विटनेस कीजिए कि एक फैमिली जॉइंट होती थी, उसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताऊ सब हुआ करते थे। हर फैमिली में कम से कम 5-7 बच्चे होते थे। भाई किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, इस तरह से बच्चे होते थे। तो उसमें सब आपस में मिलजुल कर जब रहते थे ना, तो सबसे छोटा बच्चा होता था ना, उसकी नजर में सबसे बड़े तक का डर होता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब जो बड़े होते थे उन्हें ये कहा जाता था कि दादी बाबा तो सिर्फ इसलिए हैं कि उनके ऊपर वॉच रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज आप ये देखिए, मैं इस चीज को, भले न्यूक्लियर फैमिली एक मजबूरी हो चुकी है आज के डेट में, क्योंकि आप अगर कोई ट्रांसफरेबल जॉब में हैं तो वो अब जाहिर सी बात है उसकी फैमिली उसके साथ ही रहेगी, जॉइंट फैमिली नहीं हो पाएगी। प्लस सबके बच्चे भी 1 या 2 ही हैं, तो कितना आप उन्हें वो एटमॉस्फेयर दे पाएंगे। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं तो भी आप उन्हें वो एटमॉस्फेयर नहीं दे सकते हैं। तो समस्याएं बहुत हैं, लेकिन फैमिली के साथ जड़ों से जुड़े रहना ये मेन है। आप समय समय पे अपनी फैमिली से मिलवा रहे हैं, उन्हें आपकी वैल्यूज सिखा रहे हैं, ऑटोमेटिकली बच्चे जुड़े रहते हैं। और मैम जब बच्चों का तो हो गया कि वो जुड़े रहते हैं तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, बट प्रॉब्लम इसके जो नई मैरिजेस हो रही हैं, जो नए कपल्स हैं, उनमें जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, वो उसका क्या रीजन है? उसका भी यही कारण है, क्योंकि अब बच्चे सहनशीलता की कमी आ रही है ना, क्योंकि न्यूक्लियर टॉलरेंस नहीं। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है तो आप आप भी हैं उसमें, मैं भी हूँ उसमें। अगर हम दोनों सिर्फ 2 भाई बहन हैं तो हम उसके साथ लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे। लेकिन ससुराल में जब जाएगी कोई लड़की, उसे ननद भी मिल सकती है, देवर भी मिल सकता है, सब हो सकता है। वो वहां नहीं रहेगी, अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। मायके में किसी भी लड़की का लाइफ स्टाइल कुछ और होता है, शादी के बाद उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली होता ही होता है। एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमारे समाज में आज भी लड़की को बचपन से मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि आपकी शादी होगी, आपको दूसरे घर जाना है, ब्ला ब्ला ब्ला। लड़की को बचपन से सिखाया जाता है, लड़की मेंटली प्रिपेयर रहती है इन सब चीजों के। लेकिन किसी भी घर में बेटे को ये नहीं सिखाया जाता है, आपको एक लड़की लेकर आनी है, आपके साथ उसकी शादी होगी, आप उसके साथ एडजस्ट कैसे करेंगे। ट्रू, ये तो एक बेटे को कभी नहीं सिखाया जाता। बेटा सिर्फ वही सब देखता है जो उसके फादर उसकी मदर के साथ कर रहे हैं, जो उसके अंकल उसके आंटी के साथ कर रहे हैं, बेटा वही सब चीजें देखता है। अब वो जो देख रहा है वो 18 साल के बाद देख रहा है। 18 साल से पहले का स्ट्रगल तो उसने नहीं देखा ना, कि उन कपल्स ने 18 साल से पहले क्या स्ट्रगल किया होगा। तो स्टार्टिंग में 2-3 साल एडजस्ट करना सिर्फ लड़की को नहीं, लड़के को भी बहुत पड़ता है। एक पत्नी और अपने पेरेंट्स के बीच में एक पुल का काम करता है लड़का, कि उन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाया। ब्रिज तो है ही। वो मेन चीज आ जाती है। बहुत से लड़के यहाँ पर फेल हो जाते हैं, बहुत से कवर करके निकल जाते हैं। ओके मैम, सो मैम इस अब डिस्प्यूट्स तो हो ही रहे हैं आजकल, तो इसका हमें, अगर हम कोई प्रिकॉशनरी इसको सोचें कि ऐसा ना हो, हमें इतना हो ही ना कि हमें फैमिली कोर्ट तक या फिर कोर्ट तक ही जाना पड़े, तो उसके लिए बेसिक प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं लोग कि ऐसा ना हो? जर्नल अवेयरनेस। ओके। जर्नल अवेयरनेस, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप अपने बच्चों को, बेटियों के साथ साथ बेटों को भी वैल्यूज पहले बताइए ना, आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले बताइए ना उन्हें, कि बेटा आप शादी के बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। आप अभी तक सिंगल हो, शादी के बाद अगर हम नहीं पूछते हैं आपसे कहाँ जा रहे हो, शादी के बाद वाइफ पूछेगी, आपका टाइम बटेगा तो आपसे आपकी वाइफ भी पूछेगी, उसके बाद उसके आपके बच्चे भी पूछेंगे, उन्हें भी टाइम चाहिए होगा। आप 24 घंटे में से कितना टाइम किस किस को बांट दोगे?
सब कुछ देखना पड़ता है ना। वो टाइम मैनेजमेंट अगर बच्चों को पहले ही सिखाया जाए, बेटी को भी बेटे को भी। प्लस मेरा मानना पर्सनली ये है, अभी थोड़े समय पहले ही गोवा सरकार ने बिफोर मैरिज काउंसलिंग कंपलसरी की है। बिफोर मैरिज ओके कंपलसरी की है कपल्स की एक साथ, कपल्स के लिए एक Okay. साथ, ठीक है। कि आप अगर कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ काउंसलिंग के दौरान, काउंसलिंग के बाद आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप शादी कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। ओके मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर है। आप किसी भी शादी में देखिए, कम से कम आपको 2-2.5 महीने का समय तो मिलता ही है, रिंग सेरेमनी और शादी के बीच में इतना टाइम तो मिलता ही है। हाँ तो मोस्टली जब इतना टाइम हमें मिल रहा है तो इस बीच क्यों ना उनकी काउंसलिंग करवाई जाए। फोन पे भी तो बात करते ही हैं, तो फोन पे जब स्टार्टिंग बात करने की कैसे हुई थी, ये टाइम पीरियड जो फोन पे बात करने का स्टार्ट हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि लड़की उस घर में एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाए पूरी तरीके से। जो लड़का है उसकी जिम्मेदारी ये होती थी कि आप उसे बताएं हमारे घर में इतने सदस्य हैं, इनके ये नेचर है, ये इस तरह से बिहेव करता है, ये इस तरह से बिहेव करता है। लड़की अपनी फीलिंग्स लड़के को बता सके कि नहीं मेरा ये रूटीन है, इसमें आपको भी थोड़ा इतना एडजस्ट करना होगा, आपकी फैमिली को भी हो सके तो थोड़ा इतना एडजस्ट करना होगा। लेकिन अब बातें वहां से हटकर हाँ कुछ और ही हो गई हैं। सही कह रहे हो। तो अब वहां पर दिक्कत आती है कि मेन समस्या ये है कि मेन मुद्दे से ही हट चुके हैं हम लोग। जिसलिए बातें शुरू होना हुई थी वो टॉपिक ही हट चुके हैं। तो अब वो कहते हैं कि कहाँ घूमने जहाँ घूमने जाना है, हनीमून डिस्कस हो रहा है। अब 1-1.5 महीना, आप यकीन नहीं मानेंगे, 1-1.5 महीना सब कहते हैं कि 1 साल हनीमून पीरियड होता है। बड़े आराम से निकल जाता है 1 साल। आज लड़की के घर कोई फंक्शन है, कल लड़के के घर कोई फंक्शन है, आज जिसके घर डिनर है कल उसके घर लंच है। तो रिलेटिव्स और आपस में ही 1 साल आराम से निकल जाता है। लेकिन हमारे पास केसेस जो आते हैं वो 1-1 हफ्ते के आते हैं। लड़की ससुराल में सिर्फ 1 हफ्ता रही है। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि ना लड़की एडजस्ट करने के लिए तैयार है ना लड़का। कारण ये हनीमून पीरियड, ठीक है, हनीमून पे होया साथ घूमिए, कोई बात नहीं। हनीमून होने घर आते ही वो प्रॉब्लम से स्टार्ट हो चुकी है। क्यों? रूटीन तो वही रहेगा ना। अब कोई भी रूटीन एकदम से तो नहीं चेंज होगा, उसके लिए समय लगेगा। अब पेरेंट्स ये उम्मीद करते हैं कि लड़के ने सब कुछ बता दिया होगा, लड़के ने कुछ बताया नहीं है, लड़की कैसे एडजस्ट करे? ट्रू। और लड़की ने भी अपना नहीं अच्छे से बताया है कि मुझे क्या चाहिए। बिल्कुल। मेरा मानना यह है कि सास ससुर से ज्यादा बात करनी चाहिए लड़की को, ससुर पति से कम। ओके अपने फियांसे से कम करो, सास ससुर से ज्यादा करो। सास से ज्यादा करोगी तो एडजस्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो उन सब चीजों से आ चुकी हैं निकल के। तो वो एक्सपीरियंस कहीं तो कम आएगा आपके। और उनका नेचर भी आपको पता लग जाता है। एक महिला के द्वारा सब कुछ पता लग जाता है कि इसको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। और कहीं ना कहीं उस महिला के दिल में अपनी बहू के लिए वैल्यू बढ़ जाती है। आप स्पेस बना लेते हैं। वो चीज पहले ही अगर आप कर चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। तो इसीलिए करियर काउंसलिंग बोल रही हूँ, फैमिली से काउंसलिंग पहले ही मैरिज काउंसलिंग आप बोलो। जी जी, मेरे नजर में तो ये सरकार को भी करना चाहिए। जब गोवा सरकार कर सकती है तो यूपी सरकार क्यों नहीं कर सकती है? करनी चाहिए, शादी से पहले काउंसलिंग मस्ट करनी चाहिए, ताकि ये डिस्प्यूट कम हो। ओके सो मैम, जैसे कि अब आप इस जॉब में अगर हम अपना करियर बनाना सोच रहे हैं, तो अब जनरेशन ही ऐसा सोचते, कोई भी अपना करियर किसी में बनाना चाहता है तो वो ये जानना चाहता है कि क्या मेरा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा इस जॉब में, क्या मैं अच्छे से मुझे पर्क्स मिलेंगे, या मैं ठीक रह पाऊंगा। तो वो आपको क्या लगता है, क्या इस जॉब से फुलफिल आपके हो पाते हैं, कि या इट इज मोर ऑफ आप सर्व ही कर रहे हो ज्यादा और ऐसा कुछ खास आपको बेनिफिट्स नहीं है? देखिए, बेनिफिट्स की बात तो ये है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनकम के लिए इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो आई थिंक आपको मैरिज एंड फैमिली नहीं चूज करनी चाहिए। ओके मैरिज एंड फैमिली में इतना स्कोप नहीं है फाइनेंशियली। ओके आपको उसके लिए करियर काउंसलिंग में जा सकते हैं, चाइल्ड काउंसलिंग में जा सकते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में जा सकते हैं। उसमें आपके ऑप्शंस बहुत हैं और इनकम भी अच्छी है। यहाँ पर आप ये समझिए कि अगर आप, मैं अपना पर्सनली बताना चाहूंगी, मैं तो सिर्फ एक सेवा भाव से आई थी। ओके कि
कोई बात नहीं, फाइनल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पुलिस लाइन में जब मैंने काउंसलिंग स्टार्ट करी थी तो हमने सिर्फ फ्री फ्री ही ऑफ कॉस्ट ही करी थी, तो माइंड वही सेट हो चुका था कि यही करना कि यही करना है। और यही कारण है कि इतनी एनजीओ से भी जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरे लिए अब काउंसलिंग उस स्तर से बहुत आगे आ चुकी है। ओके। अब मैं पैसे के बारे में सोचती ही नहीं हूँ, अब वो बहुत आगे आ चुकी है। अब आप उसे सर्व करने के लिए ही, लोगों के बेनिफिट बिल्कुल, के लिए। यहाँ से अब से अपना बेनिफिट मेरा कहीं नहीं रहा। अब मैं सिर्फ लोगों के बेनिफिट के बारे में सोचती हूँ, किस तरह से मेरा ज्ञान दूसरों के काम आ सके या मेरी सलाह लोगों के काम आ सके। अगर मेरी सलाह से एक घर भी बसता है तो मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ। हम्म, अच्छा पॉइंट, अच्छा थॉट है ये। क्योंकि आजकल सभी लोग जैसे मनी माइंडेड और हो गए, तो उससे बहुत ज्यादा टसल भी होने लगा है। हर जगह बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, और फिर अच्छा वर्क एनवायरनमेंट भी उससे नहीं क्रिएट होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। यही चीज तो है, फिर प्रेशर भी तो उतना ही है ना। प्रेशर उतना है, आप सरवाइव करने के लिए आप किसी भी हद तक जा रहे हैं, वो सही नहीं है ना। आप सरवाइव करने के लिए अब आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप ये देखिए। पहले ये कहते थे कि चलो सरवाइव तो कर लेंगे, लेकिन शौक पूरे हो जाएं। अब शौक तो भूल जाओ, अब सर्वाइव। सरवाइव करना ही मुश्किल हो रहा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं इस प्रेशर को झेलना बहुत मुश्किल है। तो मेरा मानना ये, माइंडेड कम हो, फैमिली वैल्यूज को समझो। और ठीक है, पैसा बहुत जरूरी है, मगर पैसा सब कुछ नहीं है। सरवाइव करने के लिए आपको पैसे की, देखो पैसे की नीड तो सबको होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसे पैसे की नीड नहीं है। अब अगर कोई मेरे बारे में कहे तो हाँ, सबको ये लगेगा, कहना बहुत आसान है कि आपको नहीं पैसा मिलता होगा, आपको नहीं चाहिए होगा। बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। अगर हम हैं सोसाइटी में तो सरवाइव करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, लेकिन सिर्फ मनी माइंडेड होके नहीं काम चलता ना, सब कुछ देखना चाहिए। उससे आप खुद ही एक प्रेशर में आ जाओ। बिल्कुल, मेन चीज यही है कि प्रेशर उतना लेना चाहिए जितना आप झेल सकते हो। अदरवाइज प्रेशर आपको बीमारियां देगा और कुछ नहीं देगा, और कुछ नहीं देगा। फिर वो दूसरों के लिए टेंशन, आपको दूसरों का बेनिफिट हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, उसका क्या फायदा है। भाई डॉक्टर्स का फायदा होगा, साइकियाट्रिस्ट का फायदा होगा, मेडिकल स्टोर्स का फायदा होगा, आपका क्या फायदा होगा। आपका तो माइनस हो रहा है ना। ट्रू। आप सरवाइव करने के लिए पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा आपको वहां लेकर जा रहा है, क्या फायदा फिर ऐसे पैसे का। ये थॉट तो चेंज करना इम्पोर्टेंट है। मैम, अब जैसे आप ये जॉब जो है, तो इस जॉब में इज इट अ परमानेंट जॉब, और इट इज कि ऐसा होता है कि जैसे आपने काउंसलिंग के केसेस लिए, अब वो सॉल्व, कभी कभार वो सॉल्व हो गए, अब कभी कभार अब ऐसा फेज आ गया कि अब ज्यादा वो नहीं बात बन पा रही, नहीं केसेस सॉल्व हो रहे, तो इज इट कि गवर्नमेंट ऐसा उसको चेक करती रहती है कि अब नहीं उनको नहीं, रखना काउंसलिंग। पहली बात तो ये है कि अब गवर्नमेंट जॉब परमानेंट होती ही नहीं है। सिर्फ आईपीएस यूपीएससी के ही क्लियर करने के बाद ही परमानेंट है, अदरवाइज परमानेंट जॉब कोई है ही नहीं है गवर्नमेंट में। और लेकिन आप इस चीज को समझिए, हमारी जॉब के बारे में, ये काउंसलर्स की जॉब के बारे में यूपी में जितने भी हैं, सबकी वॉच होती है बाकायदा, सबकी मंथली रिपोर्ट जाती है, सारी स्थितियां होती हैं। बस कुछ चीजें मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, स्टेट वॉच रखती है, हाई कोर्ट वॉच रखती है। ओके। जी। ओके मैम। अब मैम, जैसे काउंसलर्स, आपने जैसे काउंसलर्स हैं, तो आप अभी चीफ काउंसलर के हो आप, तो एग्जाम से सीधा चीफ काउंसलर्स होते हैं कि पहले काउंसलर होते हैं फिर चीफ काउंसलर, वो एक जो एक हिरार्की है, वो कैसे है? अब यही चीज मैं, आप वहीं आ गए जहां हम स्टार्टिंग में थे। हाँ। अब अगर आप एमएस साइकोलॉजी से करते हैं, हम्म। सोशियोलॉजी से करते हैं, हम्म। तो आप काउंसलर बन सकते हैं ओके। कहीं भी। ठीक है। उसके साथ एक आपको एमएसडब्ल्यू की करना होता है। हम्म। एमएसडब्ल्यू और सोशियोलॉजी आपने अगर कर रखी है तो आप काउंसलिंग के लिए कहीं भी अ, कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर हायर क्वालिफिकेशन पे जाते हैं, फिर आप चीफ काउंसलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो चीफ काउंसलर का एक अलग ही पोस्ट है, जी। ऐसा नहीं है, प्रमोशनल नहीं। नहीं, और मैम, इसके बाद जैसे आप हो गया, अब आप चीफ काउंसलर हो अभी, तो आगे फ्यूचर में क्या आप इसका, जैसे आप प्रमोशनली इसको देखते हो, आप और कुछ आगे करना चाहते हो, तो वो क्या देखते हो उसको? नहीं, प्रमोशन तो इसमें कुछ नहीं है, बस चीफ काउंसलर की ही पोस्ट है। और उसके बाद अब
थोड़ा-सा रुझान समाज सेवा की तरफ है, क्योंकि तो फ्यूचर तो मैं उधर ही देखती हूँ ओके। कि यहाँ से फ्री होकर उधर समय करती हूँ। तो मैम अब जैसे आपने समाज सेवा की बात करी, उसमें भी आप एनजीओ से कुछ जुड़े हुए हो, जी। तो उस बारे में भी आप कुछ बताना चाहोगे? कौन से एनजीओ से आप जुड़े हो और वो कैसे आप करते? देखिए, एनजीओज़ तो कई हैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ, हुँ, लेकिन एज़ अ कोऑर्डिनेटर मैं महिला एवं बाल विकास समिति से जुड़ी हुई हूँ। हुँ, ये फिर वही बात आती है कि मैं क्योंकि इस फील्ड में हूँ, इसीलिए महिला एवं बाल विकास समिति से जुड़ी थी, क्योंकि इसमें मुझे स्कोप अच्छा दिखा हुँ, कि कम से कम मैं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए इसमें कुछ कर सकती हूँ, ओके, एफर्ट कर सकती हूँ। जो अपना काउंसलिंग है, उसे इसमें पूरा 100% दे सकती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग मोस्टली हम स्लम एरियाज़ में ही कवर करते हैं। ओके, स्लम एरियाज़ में और मोमडन्स एरियाज़ में, जहाँ पर हुँ। काउंसलिंग की बहुत नीड है। पर्टिकुलर कोई एरियाज़ आप मेंशन करोगे जहाँ पे मतलब आप कोई ऐसा हमारा कोई पैसिफिक एरिया नहीं है, हुँ, हम सब जगह, इवन यूपी भी और अदर स्टेट्स में भी, हुँ, हमें जहाँ लगता है कि हमें अपना सेमिनार करना चाहिए, हमें एक वर्कशॉप करनी चाहिए, हम करते हैं। बच्चों के लिए स्टेशनरी वगैरह भी जुटाते हैं, शादी भी करवाते हैं कई महिलाओं लड़कियों की, वो अदर चीज़ हो गई। और काउंसलिंग के लिए हम यही करते हैं कि हमारे जो ऑफिस है, 2 डेज़ मैंने उसमें फिक्स किए हुए हैं, ओके, मैं वहाँ पर काउंसलिंग कराती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अलग से आप हुँ, करते हो। ओके मैम। फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऑफिस में इसीलिए करती हूँ मैं हुँ, कि वहाँ पर यहाँ तक मैटर ना पहुँचे, क्योंकि आप महिला परेशान होके या तो थाना भागती है या कोर्ट भागती है। और एक चीज़ होती है, कई बार उनके पास पैसे नहीं होते, हुँ, तो आप किसी को भगाने के लिए पहले भागना पड़ेगा, हुँ, किसी को आप सोचते हो परेशान कर हो जाए वो, तो हुँ, उसके लिए पहले आपको भी परेशान होना पड़ेगा। हुँ, आप एडवोकेट्स के पास जा रहे हैं, आप पुलिस थाने में जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं हर इंसान आपको सही मिले और सुने आप और आपको सुने। हर इंसान आज की तारीख में 80% वही आपने बताया कि मनी माइंडेड लोग हैं, कहीं भी आपका हैरेसमेंट हो सकता है और किसी भी तरह से हो सकता है, तो वहाँ तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आए। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सॉल्यूशन, आपको एक आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप सेवा ले सकते हो, अपनी समस्या का हल ले सकते हो, तो क्यों नहीं? हुँ। मैम जैसे आपका जॉब है, काउंसलिंग आप करते हो, तो इसमें अब आप ऑफ़िस आवर्स भी दे रहे हो, आप अलग से काउंसलिंग भी करते हो, आप एनजीओ से भी। हुँ। तो वो फैमिली और उसको मैनेज करना क्या ईज़िली हो पाता है कि उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं? वो कैसे बिल्कुल ईज़िली हो पाता है, क्योंकि अब तक मैं टच वुड जॉइंट फैमिली में हूँ, अच्छा। इसलिए बहुत ईज़िली हो पाता है। और वही चीज़ आ जाती है कि एक बेटा है, हुँ, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहता है सारा दिन घर पे, ओके। स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद घर पे, तो वो मैनेज हो जाता है। मैंने सिर्फ़ इसी वजह से अपने करियर बहुत लेट स्टार्ट करा, क्योंकि मैं ये चाहती थी जब मेरा बच्चा ये समझने लगे हुँ, कि हाँ, मेरी मदर प्रोफ़ेशन में है, मेरे फादर प्रोफ़ेशन में है, हुँ, हमने उसे नेग्लेक्ट नहीं किया। ओके। तब मैं आपने प्रोफ़ेशन आफ्टर हाँ, मैरिज, आफ्टर बर्थ जी, आपने मैंने आफ्टर बर्थ भी, अब बेटे के 5 साल होने के बाद मैंने स्टार्ट करा, जिससे कि वो स्कूल जाने लगे, वो भी बाहर निकलता है तो उसे भी फ़ील हो कि नहीं, हुँ, मम्मी-पापा जब जाते हैं, तो नहीं वो वापस भी आएँगे और अच्छे से मिलेंगे। हुँ, आज भी मेरा रूटीन है, शाम को 7 बजे के बाद मैं फ़ोन किसी का पिक नहीं करती हूँ। मोस्टली अगर बहुत अर्जेंट हो तो करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके बाद और सुबेरे 9 बजे तक मेरा सारा टाइम मेरे बेटे की फैमिली के लिए है। नाइस। तो ये सब चीज़ें बना के रखनी पड़ती हैं, जिससे फैमिली में भी डिस्प्यूट ना हो, हुँ। ये सब ही है सिर्फ़। मैम जैसे अब इस करियर में हम आना चाह रहे हैं, इसको एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो यंगस्टर्स को क्या सोच रख कर के काउंसलिंग में आना चाहिए? और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो फैमिली वेलफेयर की काउंसलिंग में आना चाहिए। एक सोच होनी चाहिए, व्हाई फैक्टर होना चाहिए करियर को चूज़ करने से पहले, तो वो क्या होगा? सिर्फ़ इतना कि एक तो सबसे पहले आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। हुँ, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, हुँ, तो आप काउंसलिंग में मत आइए। ओके, काउंसलिंग के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। आपको सारा-सारा दिन किसी एक एक पर्टिकुलर व्यक्ति को सारा-सारा दिन सुनना पड़ सकता है। पर्टिकुलर केस सुनना पड़ सकता है, उसमें आपको एफ़र्ट करने पड़ सकते हैं। तो
ये काउंसलिंग का सेशन कितना लंबा जा सकता है, हुँ, ये खुद आपको भी नहीं पता होता। तो इसलिए हुँ, प्लस कॉन्फिडेंशियल, ओके, यदि आप कोई बात कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, आप पेशेंस हैं, तो आप ज़रूर इस फ़ील्ड को कर सकते हैं आगे। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप सिर्फ़ मनी माइंडेड हैं, हुँ, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप इस लाइन में आएँ। ओके, और फैमिली के लिए तो देखिए बहुत लेट ही कुछ आप कर पाते हैं इस फ़ील्ड में। हुँ, स्टार्टिंग क्या में आपको एकदम से बेनिफिट्स इसके नहीं मिल पाते। वो ओके, सिर्फ़ आपको तभी मिल पाएँगे जब आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में जाएँगे, तभी आप आपको साइकियाट्रिस्ट या फिर जी, ऐसे कुछ बनेंगे? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में अगर आप जाएँगे तो आप किस साइकियाट्रिस्ट को के साथ आप कर सकते हैं। हुँ, आप अपना खुद का भी सेटअप रख सकते हैं, हुँ। वो आपके ऊपर डिपेंड। तो मैम इज़ इट कि सारी काउंसलिंग्स थोड़ा-थोड़ा इज़ इट दे आर रिलेटेड? क्योंकि अगर हम साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग की हुँ, बात हुँ, करें या आपके फैमिली वेलफेयर पे एक रहने की हुँ, बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ये सब काउंसलिंग्स एक इंटरमिंगल्ड हैं? हुँ, क्योंकि आप हमारे माइंड को ही इनडायरेक्टली ट्रीट हुँ, कर रहे हो जब आप फैमिली काउंसलिंग को कर रहे हो। बिल्कुल। सब आपस में मिली हुई हैं। बस साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में थोड़ा-सा ये फ़र्क आ जाता है हुँ, कि उसमें आप ब्रेन मैपिंग करके हुँ, पेशेंट को ट्रीट भी कर सकते हैं। आप ओके, उन्हें दवाइयाँ दे सकते हैं, ओके। उन्हें क्या नीड है, क्या नहीं, बॉडी नीड क्या है, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ जस्ट ब्रेन टॉकिंग में टॉकिंग में और काउंसलिंग कम्युनिकेशन के हिसाब से सिर्फ़ इस हिसाब से कर सकते हैं। लव, एफर्ट, कम्युनिकेशंस हमारी यही सब स्किल्स हैं। ओके। मैम जैसे कि आप इसका अब करियर है ये, उसमें हम इमोशनली हमने पहले भी बात हुँ, करी कि हम इमोशनली किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। अब कभी-कभार वो एज़ बहुत ही इमोशनली हमसे हो गए, काफ़ी लंबी काउंसलिंग चल गई, 5-6 दिन या ऐसे कुछ। अब हम उनसे कनेक्टेड हो गए, तो कभी-कभार क्या ऐसा भी हुआ है कि फैमिली पे कभी-कभार गुस्सा आ गया है कि स्ट्रेस हो गया है, तो वो वहाँ पे निकल रहा है, तो वो इमोशनल बैलेंस कैसे मेंटेन होगा और उसके अलावा वो कितना मतलब कंट्रोल आपने किया है कभी सिचुएशंस देखिए उसी के लिए मैंने आपको बताया था पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप अपनी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ को मिक्स कर देंगे, तो आपको ही खुद काउंसलिंग की नीड पड़ेगी। तो अगर आप काउंसलिंग से आए बहुत बार होता है हम भी अटैच हो जाते हैं, लेकिन वर्क प्रेशर वही चीज़ है कि हमें भी हाई कोर्ट को हमें भी कोर्ट्स को जवाब देना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितने हम समझौते करवा पा रहे हैं, कितने नहीं करवा पा रहे हैं। तो हम तो अटैच बेसिकली नहीं हो सकते। हाँ, अटैच होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाते हैं, क्योंकि हम हमारी कन्वर्सेशन ही वो होती है, अटैचमेंट ही हमें करना है। अटैचमेंट ही हो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। हुँ, अगर आप अटैच नहीं हो पाएँगे, तो आप ढंग से काउंसलिंग नहीं कर पाएँगे उनकी। सही से काउंसलिंग करने के लिए पहले आपको उन्हें सुनना पड़ेगा, फिर अपनी बात समझानी पड़ेगी। पूरी तरीके से उनको ब्रेन वॉश किया जाएगा, तब जाके तो आप अपनी बात समझा सकेंगे। हुँ, ब्रेन वॉश तब होगा जब उनके मन की सारी बात निकल जाएगी। फिर तो उन्हें अटैच होके ही हाँ, होगा। बिल्कुल उन्हें सारी चीज़ें उनके माइंड से गलत चीज़ें निकाल के आपको पॉज़िटिव थिंग्स डालनी हैं, तो उसके लिए एफ़र्ट्स तो करने पड़ेंगे और हुँ, उसके लिए पेशेंस ज़रूरी है। हुँ, बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं कर सकते और फैमिली रही हमारी बात, तो कई बार और भी अदर कारण हो जाते हैं, हमारे भी घर में झगड़े होते हैं, ऐसा हुँ, नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन टच वुड मेरे प्रोफ़ेशंस की वज़ह से तो कभी हमारे घर में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि कारण वही है कि मैं अपने प्रोफ़ेशन को बहुत एन्जॉय करती हूँ। हुँ। आप इसमें आए सर्व वो सब करने के लिए तो बिल्कुल। ओके मैम। सो मैम जैसे एनजीओज़ एक सोशल एक्टिविस्ट का भी अगर हम थोड़ा-सा हुँ, हुँ। प्रोफाइल डिस्कस करें, अब अगर करियर एज़ आप तो उसको हुँ, हुँ, साइड हुँ। थिंग की तरह कर रहे हो। अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट ही हुँ। बनना चाहता है कि ही वांट्स टू जॉइन और शी वांट्स टू जॉइन ओनली एनजीओज़ और वो उसमें जाकर के हेल्प करे। अगर मैं ही हूँ, हुँ, हुँ। मेरे को मन करता है हेल्प करने का सर का, तो क्या किस तरह से हम उसमें एंट्री ले सकते हैं? हुँ। क्या वो एक रिस्पेक्टेड रिनाउंड लोगों को ही एंट्री देते हैं कि हम लोग भी जाकर के सर्व कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बस आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, हुँ, क्योंकि अगर आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, तो कोई आपको सीरियसली क्या लेगा? हुँ, मत चीज़ ये है, आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आप जाइए, आप जाके एज़ अ वॉलंटियर स्टार्ट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए एनजीओज़ को कि आप बल्कि अच्छी बात है कि अगर यंग जनरेशन भी इस चीज़ की तरफ बढ़े, तो बहुत अच्छी चीज़ है। हुँ, क्योंकि आज की डेट में सोशल वर्क को सिर्फ़ ये माना जाता है ये तो बूढ़ों का काम है, करने दो। हुँ, रिटायर्ड आदमी है सोशल वर्क करने दो। नहीं,
यंगस्टर की बहुत ज़रूरत है सोशल वर्क के लिए। आप अगर कैरियर बनाना चाहते हैं, एमएसडब्ल्यू कीजिए सोशल वर्क में। एमएसडब्ल्यू का मीनिंग यही है, मास्टर इन सोशल वर्क। ओके। तो ये भी डिग्री है अपने आप में। हुँ, आप इसे लेके कीजिए स्टार्ट, किसी भी एनजीओ से अटैच होजिए। बल्कि इसमें कैरियर ऑप्शन बहुत हो जाते हैं। ओके। काउंसलिंग एक छोटा प्रोफ़ेशन नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत लार्ज स्तर पे है। आप एक बार गूगल करके देखिए, आप कहीं भी काउंसलिंग के लिए जॉब अप्लाई करेंगे, बहुत ऑप्शंस निकल के आएँगे आपके सामने। ओके। प्राइवेट सेक्टर में भी आएँगे, गवर्नमेंट एड में भी आएँगे, बहुत आएँगे। आप महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय में सर्च कीजिए, उसमें निकल के आएँगे। हुँ। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस होते हैं, वहाँ पे काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ पर निकल के आएँगी पोस्ट। तो मैम जैसे जितने भी जैसे हायर ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो हुँ। उसमें तो डेफिनेटली और मतलब वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता होगा या बिल्कुल, एक्सपीरियंस सब जगह ये काउंसलिंग में मस्ट एक्सपीरियंस को ही माना जाता है। हुँ, मैंने इसीलिए आपसे कहा हुँ, कि ये बेनिफिट्स बहुत लेट देते रहते हैं, हाँ। हुँ, हैं, ये है। अब मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है। ओके। अब 12 साल में अगर मैं चाहूँ अब, हुँ, तो किसी मंत्रालय में अगर पोस्ट निकलती है, मैं अप्लाई कर सकती हूँ, हुँ, ईज़िली कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं बंधा रहना चाहती हूँ, तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। ये यहाँ की एज के बाद कर सकती हूँ, क्योंकि जो हायर जगह पर हो गया इस तरह की पोस्ट, वो मोस्टली 55 प्लस ही होती हैं। उनका एज क्राइटेरिया 55 प्लस होता है, क्योंकि हर इंसान, या ये समझा जाता है आज भी हमारे समाज में, कि इस एज में आकर इंसान के सोच में ठहराव आ जाता है। वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी वो मनी माइंडेड नहीं रहता है, उसे समाज दिख जाता है, उसे पता लग जाता है। तो इस एज ग्रुप को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। ओके। अब मैम इसको पॉडकास्ट को हम एक अपने एंड की तरफ लेके जाते हैं। लास्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या रहेगा एक यंगस्टर्स के लिए जो मतलब इसमें अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, अपना करियर काउंसलिंग में बनाना हुँ। चाह रहे हैं या फिर फैमिली कोर्ट में वो सर्व करना हुँ, चाह रहे हुँ। हैं। तो वो किस एडवाइस को लेके मतलब कि क्या वो उस पे मतलब कि डगे नहीं कि उन्हें अब जैसे कोई कह भी सकता है कि यार तुम क्या क्या करना है काउंसलिंग करनी है वो क्या तो वो चीज़ वो उसको कैसे फेस करेंगे और कैसे उसमें वो लगे ना कि हाँ। बिल्कुल सुनना पड़ता है, हमें हुँ, खुद सुनना पड़ा था। हुँ, काउंसलिंग ये क्या होता है? हुँ, ये क्या होता है? हुँ, मतलब पहला सवाल तो यही आता है, काउंसलिंग में प्रोफ़ेशन कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता इस चीज़ को, कि यार काउंसलिंग में प्रोफ़ेशन क्या हो सकता है? हुँ, आपको इसीलिए पेशेंस की ज़रूरत है, हुँ, एजुकेशन की ज़रूरत है, एक्सप्लोर कीजिए, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत इसमें ऑप्शन हैं और बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत कम काउंसलर इंडिया में हैं, हर फ़ील्ड में, नॉट मैरिज एंड फैमिली, इवन हर फ़ील्ड में काउंसलर्स की बहुत कमी है। तो स्कोप बहुत अच्छा है, हुँ, लेकिन बस वही चीज़ है, हुँ, अगर आप मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार हैं, हुँ, इसके लिए पहले सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप बहुत जल्दी हार मान जाएँगे हुँ, कि यार इतने पेशेंस कहाँ से लाऊँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊँ, हुँ, कितना एफर्ट करूँ, कहाँ हुँ, तक करूँ? हुँ, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए हुँ, बहुत ज़रूरी है कि आपको पेशेंस होना ज़रूरी है, आपको मेंटली हेल्दी होना चाहिए। हुँ, ओके, ओके, इट वाज़ नाइस मीटिंग यू मैंने सेम हियर।